गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? होप सो ठीक होंगे। बाकी लोग कहाँ पे हैं? अभी सिर्फ 3 लोग ऑनलाइन हैं। बाकी सब ठीक है ना? ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओके, तो आज हमने एक नई चीज़ डिस्कस करनी है, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। ओके, और अडाप्टेटिव रिस्पांस क्या आते हैं बॉडी के अंदर, ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। बाकी लोगों को कहें जल्दी से काइंडली ऑनलाइन आ जाएं ताकि हम लेक्चर को स्टार्ट करें। वालेकुम अस्सलाम। होप सो बेटा आप ठीक होंगे। ड्यूटीज़ में आप लोग बिजी होते हैं नो डाउट। थोड़ा बहुत स्टडी भी कर लिया करें, इसका भी एग्ज़ाम होना है। और सैटरडे वाले दिन टेस्ट है। टेस्ट आप लोगों ने कितने बजे देना है? काइंडली ये एक आपस में डिस्कस करके कोऑर्डिनेट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उस टाइम टेस्ट को ऑनलाइन कर दूंगा। और मुझे कल तक बता दीजिएगा, अगर पॉसिबल है तो आज रात भी बता सकते हैं। ओके, तो बाकी लोगों ने ऑनलाइन होना है या नहीं, या हम स्टार्ट कर लें? कैन यू कन्फर्म मी? ओके, व्हाट डू यू थिंक कि होम्योस्टेसिस क्या होती है? आपको क्या लगता है होम्योस्टेसिस क्या होती है? ओके बेटा, हमने लास्ट टाइम भी आप लोगों से ये डिस्कस किया था। आप लोगों ने कहा था कि सर नेक्स्ट सैटरडे को ले लीजिएगा। आप उनको बता देना कि मेरा टेस्ट है, और आप लोगों का हमने टेस्ट स्केजुअल किया हुआ है। अगर आपने उनका टेस्ट भी देना है, मेरा भी टेस्ट देना है, तो मोस्ट वेलकम। बाकी आप लोगों ने अगर उनसे डिस्कस करके अपना क्वीज़ उनके साथ मर्ज करना है वो आप कर सकते हैं, उनके साथ है। नेक्स्ट वीक पे लेके जाना है, वो आप लोगों की भी लिखनेस है बेटा। ओके, लेकिन मेरा नेक्स्ट सैटरडे, लास्ट सैटरडे भी मैंने कहा था आप लोगों को, लेकिन आपने कहा था नेक्स्ट सैटरडे, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट सैटरडे फाइनल कर दिया था। अगर आज आप 7 PM देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं 7 PM ऑनलाइन कर देता हूँ। 7:30 पे देना चाहते हैं, 7:30 पे दे सकते हैं। ओके, बैलेंस स्टेट ऑफ बॉडी। कैसे बैलेंस स्टेट ऑफ बॉडी होती है बेटा? मैं कहता हूँ बैलेंस, आपने कहा है बैलेंस स्टेट ऑफ बॉडी। मैं कहता हूँ एक साइड पे सोडियम है, दूसरी साइड पे भी सोडियम है, दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, इक्वल अमाउंट में आ गए हैं। क्या इज इट होम्योस्टेसिस? एक सेल मेम्ब्रेन है, पोटाशियम इंट्रासेलुलर कैटाइन है, सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन है, दोनों इक्वल अमाउंट में आ गए हैं, तो इज इट होम्योस्टेसिस? ये तो बैलेंस हो गया ना, दोनों इक्वल अमाउंट में आ गए हैं। तो डू यू थिंक कि ये जो होम्योस्टेसिस है बैलेंस स्टेट ऑफ बॉडी है? ओके, हम डिस्कस कर लेते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है, एलोस्टेसिस क्या होती है, और कौन कौन से कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। वेल, ओके, तो आप लोग कंफर्म करके मुझे टेस्ट का कंफर्म कर दीजिएगा। आज अगर 7:30 PM देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, 7 PM कंडक्ट करवाना चाहते हैं 7 PM दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। और अगर कल फ्राइडे है, फ्राइडे किसी टाइम देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। सैटरडे देना चाहते हैं, सैटरडे कंफर्म कर दीजिएगा। टाइम आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, टेस्ट मैं ऑनलाइन कर दूंगा। राइट? ओके, तो हाउ कैन वी डिफाइन होम्योस्टेसिस? स्टेट इन विच all the symptoms are in balance at an ideal set point despite alteration within the body। होम्योस्टेसिस में ये होता है कि एक सेट पॉइंट होता है, और उस सेट पॉइंट के इर्द गिर्द हमने घूमना होता है, उसको नॉर्मलाइज करना होता है। अब ये जो सेट पॉइंट है ये क्या है?
हो सकता है बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है, स्ट्रेस लेवल हो सकता है जिसको आप मैनेज करना चाह रहे हैं, सर्टेन अदर कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये जो स्ट्रेस का मैकेनिज्म्स है, आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, दैट हार्मोन इज नोन एज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, ये कब रिलीज होता है, एनी आइडिया क्या करता है? ये भी नहीं आइडिया होगा, लेकिन मैं आप सब लोगों को चलो बता देता हूँ। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर है। थोड़ा सा पहले होम्योस्टेसिस को डिस्कस कर लेते हैं कि होम्योस्टेसिस है क्या चीज़। होम्योस्टेसिस के लिए बेसिकली मेरे पास तीन चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं। वन इज स्टिमुलेटर या रिसेप्टर। स्टिमुलेटर कह लें तो भी ठीक है, रिसेप्टर ले कह लें तो भी ठीक है, इनपुट कह लें तो भी ठीक है। उसके बाद कंट्रोल सेंटर होना चाहिए जिसने सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है। तीसरी जो चीज़ है वो इफेक्टर होना चाहिए। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। वन इज रिसेप्टर या स्टिमुलेटर, सेकंड वन इज कंट्रोल सेंटर एंड थर्ड वन इज इफेक्टर। अगर ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं तो इजीली जो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है वो कंट्रोल हो सकता है। ओके, तो अब होता क्या है होम्योस्टेसिस में? एक टेंडेंसी होती है जिसने एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मेंटेन करना होता है। टेंडेंसी ऑफ द बॉडी हो सकता है, टेंडेंसी ऑफ द ऑर्गन हो सकता है, टेंडेंसी ऑफ द टिश्यू हो सकता है, टेंडेंसी ऑफ द सेल हो सकता है, जिसने एक स्टेडी स्टेट को, इटरनल इन्वायरमेंट की स्टेडी स्टेट को एक इक्विलिब्रियम में लेके आना होता है। अब वो इक्विलिब्रियम में कैसे लेके आती है, उसके लिए अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मैं कह देता हूँ कि बॉडी का टेम्परेचर है। अब जो बॉडी का टेम्परेचर है वो राउंड अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसके अंदर क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? अब ये जो सेट पॉइंट है, हम बात कर रहे थे होम्योस्टेसिस में एक सेट पॉइंट होता है। अगर आप डेफिनेशन में देखें तो उसमें एक मेंशन किया हुआ है कि देयर इज ए सेट पॉइंट बैलेंस एट एन आइडियल सेट पॉइंट डिस्पाइट अल्ट्रेशन विद इन द बॉडी, राइट? तो ये जो सेट पॉइंट है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है बॉडी का। अब हो सकता है इसके अंदर डिटोरिएशन आ गई है, अल्ट्रेशन आ गई है, एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज रेगुलेटेड थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब बेसिकली जो होम्योस्टेसिस है इसको मेंटेन करने के लिए दो मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं। वन इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, अदर इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है इसमें एक सेट पॉइंट होता है, जिस तरह हम डेफिनेशन में होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन में देख रहे हैं कि एन आइडियल सेट पॉइंट है। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सेट पॉइंट बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको कैसे रेगुलराइज किया जाता है, ये कैसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होम्योस्टेसिस मेंटेन की जाती है। सपोज कर लेते हैं कि जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स डाउन, देन व्हाट हैपन्स इन द बॉडी? अब जब बॉडी का टेम्परेचर फॉल डाउन होएगा या रिड्यूस होएगा बिलो द सेट पॉइंट, तो हमारी बॉडी के अंदर डिटेक्टर्स पड़े होते हैं। अब ये जो डिटेक्टर्स हैं या जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो स्टिमुलाई हैं, ये सेम चीज़ें हैं। अब बॉडी के टेम्परेचर को डिटेक्ट करके कंट्रोल सेंटर को बताया जाएगा, एंड कंट्रोल सेंटर इज हैपोथैलेमस। हैपोथैलेमस इसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो अपना मैसेज करेगा इफेक्टर की तरफ, इफेक्टर ऑर्गन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर फॉल हुआ था, डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, जो बॉडी के अंदर चेंजेस आई, उसने कंट्रोल सेंटर को बताया। कंट्रोल सेंटर इज हैपोथैलेमस। उसने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसने इफेक्टर ऑर्गन की तरफ मैसेज भेजा। अब इफेक्टर ऑर्गन, ऑर्गन्स भी हो सकता है, मसल भी हो सकता है, अगेन टिश्यू भी हो सकते हैं, सेल्स भी हो सकते हैं। अब मैसेज क्या था कि वो जो ब्रेन ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद थ्रू इफेक्टर ऑर्गन की तरफ एक मैसेज कन्वे किया कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दो, क्योंकि हीट जो है वो लॉस हो चुकी है,
बॉडी टेम्परेचर फॉल हो चुका है, तो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दो, जिसकी रिजल्ट में हीट कंजर्व होना शुरू कर दो हो जाएगी। दूसरा उसने क्या किया कि जो स्वेट ग्लैंड्स थे वहाँ से स्वेटिंग हो रही थी, स्वेटिंग स्वेटिंग हो रही थी, तो स्वेट ग्लैंड्स को इसने कहा कि भाई आपने फ्लूइड को सिक्रीट नहीं करना, फ्लूइड को रिटेन करना शुरू कर दो। तीसरी कंडीशन इसने ये कहा कि जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर इनवोलेंट्री शिवरिंग स्टार्ट कर दो। अब जैसे ही इनवोलेंट्री शिवरिंग स्टार्ट होएगी तो जो हीट है वो कंजर्व होना शुरू हो जाएगी, उसके रिजल्ट में हीट जनरेट होती है। अब जैसे हीट जनरेट होएगी तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बॉडी के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आप गर्म कपड़े लेने शुरू कर देंगे, आप हीटर के सामने बैठ जाया करेंगे, या आप आग जला लेंगे। उसके बाद जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, ये सारा मैसेज अगेन डिटेक्टर के पास जाएगा, डिटेक्ट करके देन कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा, कंट्रोल सेंटर इसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद अगेन इफेक्टर को बताएगा और इफेक्टर ये सारे मसले इनहिबिट कर देगा। वेल, होप सो आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि जब बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो अगेन यही जो डिटेक्टर्स होते हैं ये डिटेक्ट करके अगेन कंट्रोल सेंटर को बताएंगे, एंड कंट्रोल सेंटर इज हाइपोथैलेमस। वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो इफेक्टर आर्गन की तरफ मैसेज कन्वे करेगा। अब इफेक्टर आर्गन अगेन आपकी ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, आपके आर्गन्स हो सकते हैं, आपके स्वेट ग्लैंड्स हो सकते हैं, आपका कोई भी टिश्यू हो सकता है, सेल हो सकता है, व्हाटएवर कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ब्लड वेसल की तरह अगर बात करें तो ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड वेसल डायलिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में जो हीट है विल बी लॉस इन द इन्वायरमेंट है, और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो इनसेंसिबल वाटर लॉस है वो इंक्रीज हो जाएगा। और वो इनसेंसिबल वाटर लॉस क्या है कि वो इन दी फॉर्म ऑफ स्वेटिंग हो सकता है, इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन हो सकता है, इन दी फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन हो सकता है। तो ये एक मैकेनिज्म्स होता है, इन दी फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन हो सकता है। तो इसके रिजल्ट में क्या होएगी कि जो हीट है दैट विल बी लॉस फ्रॉम द बॉडी। जब हीट लॉस हो जाएगी तो अगेन बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट विल बी नॉर्मलाइज्ड। तो ये एक होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म था जिसमें जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये कंट्रोल करके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है। और बॉडी का जो सेट पॉइंट था दैट वाज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि नॉर्मली थर्मोस्टेट का टेम्परेचर फिक्स पॉइंट पे था। दैट वाज अबाउट द होम्योस्टेसिस। ओके, दूसरी चीज़ होती है होम्योस्टेटिक रिस्पॉन्स कैसे आता है। मैकेनिस्टिक्स होते हैं, प्रिडिक्टेबल सीरीज ऑफ ऑर्केस्ट्रेटेड इटर्नल इवेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो होम्योस्टेसिस मेंटेन की जाती है दैट इज मेंटेन बाय मेनली टू मैकेनिज्म्स। वन इज हार्मोनल कंट्रोल, अदर इज नर्वस कंट्रोल। आपका जो सीएनएस है वो कंट्रोल कर रहा होता है, सेकंड आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो मेंटेन कर रहे होते हैं। लेकिन जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, वेरी गुड इवनिंग बेटा, तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये रैपिडली चेंजेस को हैंडल कर रहा होता है। लेकिन अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम स्लोली और प्रोग्रेसिवली रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो इस तरह जो होम्योस्टेसिस है दैट इज मेंटेन्ड वेल। ओके, इसके अलावा एलोस्टेसिस होती है। अब जो एलोस्टेसिस होती है इसमें ये होता है कि वो जो एक्टिविटी है उसको किस तरह मेंटेन करना है और नॉर्मल लेवल पे लेके आके दोबारा उस नॉर्मल लेवल को कैसे मेंटेन करना है। जब नॉर्मल लेवल को अगेन रीएस्टेब्लिश किया जाता है या होम्योस्टेसिस को रीएस्टेब्लिश किया जाता है दैट इज नोन एज एलोस्टेसिस। इसके अलावा एक एग्जांपल और ले लेते हैं कॉर्टिसोल की। तो अगर हम बात करें कॉर्टिसोल की कि कॉर्टिसोल कैसे रिलीज होता है, मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि कॉर्टिसोल जो है ये एक स्ट्रेस हार्मोन है और ये एड्रीनल ग्लैंड से, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा होता है। अब बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल जब इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेस कोई भी हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, फिजियोलॉजिकल हो सकती है, इन्वायरमेंटल हो सकती है, फेमिलियल हो सकती है, इन्वायरमेंटल हो सकती है, व्हाटएवर कोई भी स्ट्रेस है। अब ये जो स्ट्रेस है दैट ट्रिगर्स आवर हायर ब्रेन सेंटर्स स्पेशली हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है,
कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। अब ये जो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन है दैट एक्ट्स ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा। इंटीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। उसके बाद ये जो एसीटीएच है दैट एक्ट ऑन द एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, वहाँ से कॉर्टिसोल रिलीज होएगा। अब जैसे ही कॉर्टिसोल रिलीज होएगा तो ये क्या करेगा कि ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा, ग्लूकोन्यूजेनेसिस करवाना शुरू कर देगा, ग्लूकोज के न्यू मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर देगा अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। इंस्टेड ऑफ दैट प्रोटियोलाइसिस करना शुरू कर देगा। इंस्टेड ऑफ दैट जो फ्री फैटी एसिड्स पड़े होते हैं उनकी मोबिलाइजेशन करवाना शुरू कर देगा। इंस्टेड ऑफ दैट इन्फ्लेमेटरी एक्शंस एक्टिवेट कर देगा, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन को प्रोसेस करना शुरू कर देगा। ओके, तो दैट वाज अबाउट द स्ट्रेस, दैट वाज अबाउट द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस किस तरह मेंटेन हो रही होती है। तो एलोस्टेसिस क्या होती है कि एड्रेसेस कम्प्लेक्सिटीज एंड okay addresses the complexities and variable level of activity necessary to maintain or re-establish homeostasis, well carried out by superordinate set of systems that support homeostasis in the light of environmental and lifestyle changes. Okay, होप्स अब शोर नहीं आएगा। डेविड, कैन यू हेयर मी? कंफर्म कीजिएगा कि अब शोर आ रहा है। ओके, तो व्हाट इज स्ट्रेस? अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस कोई भी फिजियोलॉजिकल एलिमेंट हो सकता है, केमिकल प्रॉब्लम हो सकता है, इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, रिजल्टिंग इन टेंशन ऑफ द बॉडी और माइंड। जो माइंड और बॉडी, ओके वेल, माइंड और बॉडी के अंदर कोई भी अगर डेविएशन आ रही होती है दैट इज नोन एज स्ट्रेस। वो फिजियोलॉजिकल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है। ओके राइट, केमिकल हो सकते हैं, इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने बॉडी की या माइंड की जो एक्चुअल स्टेट है उसके अंदर डिटोरिएशन लेके आनी होती है, डिटोरिएशन चेंजेस लेके आनी होती है, अल्ट्रेशन लेके आनी होती है। और एन एक्चुअल स्टेट दैट टेंशन प्रोड्यूसेस, ये एक ऐसी स्टेज दैट इंक्रीजेस, दैट स्टिमुलेट्स द टेंशन इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस एक वैध एलिमेंट है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, और उस चेंजेस को मेंटेन करना या उस चेंजेस में जो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं जो उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, री एस्टेब्लिश होम्योस्टेसिस करते हैं, दैट इज नोन एज एलोस्टेसिस, राइट। अब एक अगर हम सिंड्रोम की बात करें तो दैट इज जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम, इसे स्लीप भी कहा जाता है। इसमें ये होता है कि बॉडी के अंदर अलार्मिंग सिचुएशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। ओके, तो ये जो अलार्मिंग सिचुएशन प्रोड्यूस होती हैं दैट काजेस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ड्यू टू स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई। अब बॉडी के अंदर अगेन एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब ये जो फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है उसके रिजल्ट में बॉडी के अंदर सर्टेन चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। लाइक क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं? उसमें हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो सकता है, ताकि कंपनसेशन के तौर पे जो बॉडी के अंदर लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन किया जा सके। इंस्टेड ऑफ दैट सर्टेन अदर कंडीशंस एक्टिवेट हो जाती हैं। ओके, तो जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई होगी तो जो एलोस्टैटिक स्टेट है जिसने होम्योस्टेसिस को री एस्टेब्लिश करना है रेफर्स टू द एक्टिविटी of various system in attempting to restore homeostasis। अब homeostasis मेंटेन करने के लिए अगेन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका रीनल सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपका
कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है और ब्रेन या आप CNS कह दें, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कह दें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेनली, और पांचवा जो है वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसने एंडोक्राइन ग्लैंड्स से सिक्रीशन देनी होती हैं, हार्मोन्स रिलीज होने होते हैं। तो ये पांच सिस्टम मिल के जो होम्योस्टेसिस है एज वेल एज एलोस्टेटिक है रिस्पांस को मेंटेन कर रहे होते हैं, ये एलोस्टेटिक रिस्पांस को मेंटेन कर रहे होते हैं। वन इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, second one is endocrine system, third one is renal system, fourth one is respiratory system and fifth one is cardiovascular system। ये पांच सिस्टम है जो simultaneously होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहे होते हैं। अब अगर इसमें देखा जाए कि स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है, इसमें ये होता है कि द एक्टिविटी ऑफ नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज इन रिटर्निंग द बॉडी टू द होम्योस्टेसिस। अब जैसे स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस आएगी तो बॉडी अगेन लेवल ऑफ एलोस्टेसिस की तरफ मूव करेगी, इस्टेब्लिश होम्योस्टेसिस को री एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी। अब ये जो री एस्टेब्लिशमेंट होती है दैट कम्स अंडर द नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, ये रैपिडली चेंजेस को कंप्रोमाइज करवाता है, रैपिडली चेंजेस लेके आता है, रैपिडली कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करता है और फौरन से पहले होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाती है एलोस्टेटिक रिएक्शंस के थ्रू, अलार्मिंग रिएक्शंस के थ्रू। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये स्लोली और प्रोग्रेसिवली एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है, वो जाके टारगेट एरिया के ऊपर एक्ट करते हैं, उसके बाद रिस्पांस आता है। वेल, यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना। अगर हम ये एक जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम में एलोस्टेसिस देखें तो ये किस तरह होती है, ये एक डायग्राम है, आप इस डायग्राम को देखें, उसके बाद इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो एलोस्टेसिस में क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है ये सेंसेस द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, और जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी तब ये देखें, पहली जो चीज़ है इसने क्या किया, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एड्रेनल मेडुला। एक तो इसने क्या किया, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन थी, उसको एक्टिवेट कर दिया। दूसरा एड्रेनल मेडुला को एक्टिवेट कर दिया। दूसरी कंडीशन अगर देखी जाए तो हाइपोथैलेमस रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा। अब हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। अब जैसे ही कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होएगा दैट विल एक्ट ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी, और इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, ACTH को रिलीज करेगी। ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, और ये जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा और एड्रीनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होएगा, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल है, ये जाके स्ट्रेस के लेवल को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, फ्री फैटी एसिड्स की मोबिलाइजेशन करवाएगा, और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है उसको एक्टिवेट कर देगा। तो इस तरह जो जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम है और एलोस्टेसिस है वो मेंटेन हो जाएगी। वेल, ये रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल है कि कॉर्टिसोल किस तरह रिलीज होएगा और उसके एक्शन क्या क्या हैं, काम क्या क्या करेगा, स्लाइड्स देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेसर है। स्ट्रेस इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। एक्साइट रिसेप्टर्स होते हैं दैट विल डिटेक्ट द चेंजेस, चाहे वो स्ट्रेस इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है। उसके बाद इन्होंने डिटेक्ट करके हाइपोथैलेमस को बताया। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज किया, एक चीज। दूसरा, इसने सिंपैथेटिक पाथवे को एक्टिवेट कर दिया। अब जैसे ही सिंपैथेटिक पाथ एक्टिवेट होएगा तो बैक स्लाइड्स में हमने देखा कि एड्रीनल मेडुला को इसने एक्टिवेट कर देना होता है। दूसरा, इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा,
कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, और इंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH रिलीज होएगा। अब जैसे ही ACTH रिलीज होएगा तो ये जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स से ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल को रिलीज करवाएगा, और दूसरा जो एड्रीनल मिडल के ऊपर एक्ट कर रहा था सिंपैथेटिक पाथवे, उससे कैटाकोलामाइन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही कैटाकोलामाइन रिलीज होते हैं तो ये क्या करते हैं कि स्ट्रेस रिस्पांस ऑफ द बॉडी टिश्यू, इसमें एलिवेशन ऑफ बॉडी को आउटपुट होना शुरू हो जाएगी, वेसोमोटर चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं, लिपोलाइसिस होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है, इंसुलिन सप्रेशन होती है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और ब्लड कोगुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर इसके अपोजिट हम देखें तो जो स्ट्रेस रिस्पांस ऑफ द बॉडी टिश्यू है, जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज होंगे या कॉर्टिसोल रिलीज होगा तो वो क्या करेगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट करवा देगा, प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म स्टार्ट करवा देगा, इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोज इनटेक कर देगा, इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस को सप्रेस कर देगा, और स्टेबलाइजेशन ऑफ वेस्कुलर रिएक्टिविटी और इम्यून रिस्पांस को सप्रेस कर देगा। ये था कि इसने किस तरह जो स्ट्रेस था उसको किस तरह मैनेज किया है, स्ट्रेस के लेवल को किस तरह मेंटेन किया है। इसके अलावा स्टेज ऑफ एग्जॉशन आती है। स्टेज ऑफ एग्जॉशन में ये होता है कि जब होम्योस्टेसिस की स्टेट एंड होने लगती है, इंजरी होने लगती है, देन ए कंडीशन एग्जिस्ट दैट इज नोन एज अडॉप्टेशन। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंजरी होने से पहले एग्जॉशन होती है, स्टेज ऑफ एग्जॉशन होती है, दैट इज नोन एज अडॉप्टेशन। तो उस बॉडी के अंदर या उस सिस्टम के अंदर एक अडाप्टिव चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इंजरी होने से पहले अडाप्टिव चेंजेस होती हैं। तो स्टेजेस ऑफ एग्जॉशन में क्या होगा कि पॉइंट वेयर द बॉडी कैन नो लॉन्गर रिटर्न टू होम्योस्टेसिस, एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो बॉडी है वो होम्योस्टेसिस की तरफ नहीं रिटर्न होएगी, लेकिन अडाप्टेशन अडाप्ट कर लेगी। एलोस्टैटिक ओवरलोड हो सकता है जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यू ऑफ एन एक्सेसिव और इनएफेक्टिव रेगुलेटेड एलोस्टैटिक रिस्पांस। लाइक अगर हम एक हार्ट की बात करें जिसमें आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा कि LVH हो जाता है। अब जो LVH है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है, ये एक अडाप्टेटिव मैकेनिज्म है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर अडाप्टेशन आ जाती है, वो अपना साइज इंक्रीज कर लेता है इंजरी होने से पहले, स्टेज ऑफ एग्जॉशन से पहले। होम्योस्टेसिस तो वो वापस नहीं मेंटेन कर सकेगा, एलोस्टैटिक चेंजेस नहीं लेके आएगा, लेकिन अडाप्टेशन हो जाती है। वेल, स्ट्रेस एंड रेस्ट फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, स्ट्रेसर्स क्या हो सकते हैं। स्ट्रेसर्स कोई ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिन्होंने होम्योस्टेसिस को इंडेंजर करना होता है, होम्योस्टेसिस को लिए स्ट्रेस प्रोड्यूस करनी होती है। वो फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजिकल कोई हो सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट केमिकल हो सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट बायोलॉजिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं, सोशियो कल्चरल हो सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द स्कोप ये वेरी कर रहे होते हैं, उसकी इंटेंसिटी वेरी कर रही होती है, उसका ड्यूरेशन वेरी कर रहा होता है। हो सकता है वो फ्यू मिनट्स के लिए है, हो सकता है वो फ्यू सेकंड्स के लिए है, हो सकता है वो फ्यू आवर्स के लिए है, हो सकता है डेज के लिए है, सेवरल मंथ के लिए है, ईयर्स के लिए है, और इंटेंसिटी कितनी शिद्दत है, कितना उसने डेंजर किया है। ओके, इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेसर्स हों, लेकिन सर्टेन ऐसी कंडीशंस होती हैं, स्ट्रेन ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि स्ट्रेसर के लेवल को इंक्रीज कर देती हैं, इनकाउंटरिंग स्ट्रेसर को इंक्रीज कर देती हैं, एक्साजरेट कर देती हैं। कोई ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रेस डायरेक्टली स्ट्रेसर नहीं होता, लेकिन ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि स्ट्रेसर को एक्साजरेट कर रही होती हैं, दैट आर नोन एज रिस्क फैक्टर्स। ओके, इसमें हमने मैकेनिज्म पढ़े हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हार्मोनल कंट्रोल होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल दोनों कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, मीडिएटर्स ऑफ स्ट्रेसर्स एंड एडाप्टेशन। कैटाकोलामाइंस रिलीज होते हैं एंड कैटाकोलामाइंस आर एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। अब इन्होंने क्या करना होता है, दे प्ले एन इंटीग्रल रोल इन द एलोस्टेसिस, कि जो होम्योस्टेसिस थी उसको रीएस्टेब्लिश करने में इनका
रोल है। इसके अलावा सिंपैथी को एड्रीनल सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाती है। ओके, फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, ताकि ये सारे कंपनसेशन करके होम्योस्टेसिस को या एलो स्टेट को री एस्टेब्लिश कर सकें। इसके अलावा एड्रेनोकॉर्टिकल स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, जिसके अंदर कॉर्टिसोल्स है और एल्डोस्टेरोन है। अगर हम कॉर्टिसोल की बात करें तो दैट इज स्ट्रेस हार्मोन। अगर हम एल्डोस्टेरोन की बात करें, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और वाटर को रिटेन करवा रहा होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है। तो इन क्रिटिकल कंडीशन टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस, अगर हम क्रिटिकल कंडीशन की बात करें तो मेनली cortisol as well as aldosterone play a vital role, may synergize or antagonize the effect of catecholamines। अब synergize का मतलब कि cumulatively additive effect है इनका, antagonize का मतलब है कि इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को एंटागोनाइज करना है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देना है। इसके अलावा एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स आर आल्सो नोन एज नेचुरल पेन रिलीवर्स, नेचुरल पेन किलर्स। अब आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई पेन हो रहा है तो उसके रिजल्ट में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। अब एंडोर्फिन्स आर नेचुरल पेन रिलीवर्स। इंस्टेड ऑफ दैट इनकेफ्लिन्स और इम्यून साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। अब एंडोर्फिन्स एंड इनकेफ्लिन्स, these are endogenous opioids, body's natural pain relievers। बेसिकली ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, जो कंपनसेटरी थ्रेश होल्ड है, उसको इंक्रीज कर देते हैं, जो बेरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। राइजेस पेन थ्रेश होल्ड, प्रोड्यूसेस सेडेशन एंड यूफोरिया। जैसे ही पेन की कंडीशन बढ़ेगी तो दैट विल इंक्रीज या प्रोड्यूस सेडेशन। इस वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा नींद आती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जब उनको स्ट्रेस होती है तो उनके अंदर यूफोरिक कंडीशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। दैट इज ड्यू टू बॉडीज नेचुरल पेन रिलीवर्स, ओपियाइड्स, एंडोजीनियस ओपियाइड्स, जिनके अंदर इंडोर्फिन्स एज वेल एज इनकेफ्लिन्स आते हैं। इसके अलावा इम्यून साइटोकाइंस होते हैं, जिनके अंदर मेनली इंटरल्यूकन 1 रिलीज हो रहा होता है, दैट इज सिक्रीटेड बाय द माइक्रोफेजेस ड्यूरिंग द स्ट्रेस। जैसे ही स्ट्रेस रिस्पांस के रिजल्ट में माइक्रोफेजेस इंटरल्यूकन 1 रिलीज करती हैं, दैट विल इनहांस, दैट विल इंक्रीज द इम्यून रिस्पांस, दैट विल इंक्रीज द इम्यून सिस्टम रिस्पांस। ओके, इसके अलावा हार्मोन्स होते हैं दैट आर एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड डाईहाइड्रो एपिड्यूरोस्टेरोन। ये आल्सो इफेक्ट्स ऑन द स्ट्रेस रिस्पांस, दस इन्फ्लुएंसिंग एलोस्टेसिस, ये भी एलोस्टेसिस को मेंटेन कर रहे होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स एंड प्रोजेस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहे होते हैं। दीज आर ग्रोथ हार्मोन कैन इंक्रीज ड्यूरिंग स्ट्रेस टू इनहांस इम्यून फंक्शन। प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा होता है। प्रोलैक्टिन similar to structure of growth hormone और role is in the immune response। ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन, एसोसिएटेड विद बॉन्डिंग एंड सोशल अटैचमेंट। और अगर ऑक्सीटोसिन जो है ये मदर टू बेबी अटैचमेंट भी करवा रहा होता है। ऑल्दो इट इज आल्सो थॉट टू ए मॉडरेट स्ट्रेस रिस्पांस, अगर स्ट्रेस रिस्पांस होएगा तो उसमें भी स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीटोसिन मॉडरेट लेवल के ऊपर, मॉडरेट स्ट्रेस के ऊपर ये भी रिलीज हो रहा होता है। ओके, इसके अलावा अडॉप्टेशन, कोपिंग और इलनेस में क्या होता है कि इंडिविजुअल स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज चेंजेस विद टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। हर इंडिविजुअल के अंदर जो रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस है वो वेरी कर रहा होता है, उनका जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो वेरी कर रहा होता है। फ्यू पीपल्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस को फ़ौरन से पहले कोप अप कर लेते हैं। दे हैव ए they have a coping strategies, they have taken different therapies like mind diversional therapy है, and other peoples become aggressive, उसको बहुत गुस्सा आता है,
इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक्स, जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है. अदर थिंग इज डिपेंडिंग ऑन द कल्चर्स. अदर थिंग इज प्रायर susceptibilities, pre-existing health status, allostatic state, as well as the ability to manage the stress. और जिस तरह ऑलरेडी मैंने बताया कि एवरी पर्सन हैज डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म्स. हाउ टू कोप, व्हेन टू कोप, ये उनकी अंदर एबिलिटीज होती हैं. वेल, ओके. इसके अलावा अडाप्टेशन ए बायोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ चेंज इन रिस्पॉन्स टू न्यू और अल्टर सर्कमस्टांसेस, either that is eternal or external in origin. And when we talk about the coping, तो coping is behavioral adaptive response to stressor. कि वो जो behavioral adaptive response स्ट्रेस को ये आई है तो उसके अकॉर्डिंग आपने किस तरह बिहेव किया है. आपके पास जो बिहेवियरल अडाप्टिव रिस्पॉन्स था किस तरह का था, उसमें आप कल्चरली बेस्ड कोपिंग मैकेनिज्म्स भी यूज कर सकते हैं. इसके अलावा अडाप्टेशन एंड कोपिंग टर्म ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, लेकिन कोपिंग एंड अडाप्टेशंस आर टू डिफरेंट टर्म्स. अडाप्टेशन बिफोर इंजरी बॉडी के अंदर एक स्टेट एग्जिस्ट करती है, और कोपिंग, that coping is might be adaptative response, behavioral adaptative response to a stressor is known as coping. कि आपने उसको cope up कैसे करना है, right? Okay. इसके अलावा डिस्ट्रेस होती है perceived inability to cope with a stressor. के stressor के अगर जो inability of the person to cope with a stressor है is known as distress. और allostatic overload है एंड इनएडिक्वेट अडॉप्टेशन. अब एलोस्टेटिक ओवरलोड के में क्या होगा कि इनएडिक्वेट अडॉप्टेशन होना शुरू हो जाएगी, इनएडिक्वेट अडॉप्टेशन मैकेनिज्म्स होना शुरू हो जाएंगे, और ओवरलिमिंग एलोस्टेटिक लोड होना शुरू हो जाएगा. रिजल्ट्स इन द इनएबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. अब जब भी डिस्ट्रेस होएगा या एलोस्टेटिक ओवरलोड होएगा तो उसके रिजल्ट में जो होम्योस्टेसिस है दैट विल नॉट बी मेंटेन्ड. Body is unable to maintain the homeostasis. It may be a pathological state, it may be a disease stage, and certain other conditions in which the systems are not established, well established. तो जो systems होते हैं body के वो compensatory mechanisms को activate ही नहीं कर सकते. अब जब systems के अंदर compensatory mechanisms activate नहीं होंगे, definitely that will lead to allostatic overload. और उसके रिजल्ट में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं that will result affects all areas of the body and emotional system. बॉडी के एरियाज को इफेक्ट हो रहे होते हैं एज वेल एज बॉडी के जो सिस्टम है that cope up, that maintain homeostasis, that maintain allostatic stage, तो that are impaired. जब वो impaired हो जाएंगे तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में एलोस्टेटिक ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा. वेल, अब ये सर्टेन कोपिंग इलनेस स्ट्रेटजीज होती हैं. अगर आप इसको डायग्राम को देखें तो इसमें क्या क्या ऐसा हो सकता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में क्या होगा, न्यूरोलॉजी साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आना शुरू हो जाएंगी, नर्वस टिक्स आना शुरू हो जाएंगे, फटीग होना शुरू हो जाएगी, लॉस ऑफ मोटिवेशन होएगा, एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी, ओवर ईटिंग, डिप्रेशन, इंसोम्निया. When the system is overloaded, when the allostatic stage is overloaded, that condition will exist. Instead of that, if we talk about the integumentary system, eczemias are there, psoriasis are there, neurodermatitis are there, acne are there, hair loss is there. Every system of the body is impaired. Every system of the body is affected. If we talk about the respiratory system, it will lead to tachypnea, increased respiration. It will lead to exaggerated immune response, that is asthma, hay fever. Instead of that, if we talk about the CVS, cardiovascular system, disturbance of heart rate and rhythm as well, hypertension will lead, stroke will lead, coronary artery diseases occurs,
Every system of the body is impaired. If we talk about the GIT, gastritis is there, peptic ulceration is there, IBD is there, IBS is there, diarrhea is there, nausea, vomiting is there, ulcerative colitis is there, Crohn disease is there. If we talk about the genitourinary system, diuresis, irritable bowel syndrome, irritable bladder, sexual dysfunctioning, menstrual irregularities, when the allostatic stage is overload, these conditions exist. And this is a pathological conditions. If we talk about the immune system, immunodeficiency exists, immunosuppressions are there, autoimmune diseases are there. When we talk about the endocrine, especially if we talk about the diabetes, hyperglycemia is there. When we talk about the musculoskeletal system, tension, headache, muscle contraction and backache always there. Rheumatoid arthritis, inflammatory diseases of connective tissues are there. These are certain conditions that exist collectively in our body when the allostatic stage is overloaded, when the pathological condition exists. Okay, that was about today lecture जो कि हमने आज डिस्कस किया है कि रिस्पॉन्सेस क्या क्या आते हैं और जब अडाप्टेटिव चेंजेस, कॉपिंग्स और इलनेस कंटिन्यू रहती है तो बॉडी के अंदर इस तरह चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं. That was about today lectures. If you have any query, you can ask me. Well, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ बॉडी के अंदर नेचुरल पेन रिलीवर्स रिलीज होते हैं, इंडोर्फिन्स, क्योंकि बॉडी को स्ट्रेस से बचा रहे होते हैं, बॉडी के अंदर जो पेनिक कंडीशंस होती हैं उसको बचा रहे होते हैं. ओके, तो नो वी विल टॉक अबाउट द होम्योस्टेटिक रिस्पॉन्सेज. इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसमें स्टिमुलस भी इंक्रीज होता है और रिस्पॉन्स भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. बट इन द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर एक सेट पॉइंट होता है. जैसे ही सेट पॉइंट होएगा तो वो क्या करता है कि उसी के इर्द गिर्द बॉडी होम्योस्टेसिस करवा रही होती है. लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, देयर इज नो सेट पॉइंट, देयर इज नो सेट पॉइंट एट ऑल. इसमें यही होता है कि व्हेन द इम्बैलेंस अकर्स, body detect the changes, stimulus produces enhancing variables, change in the electrical changes is detected by the receptors. अब input information is sent along the efferent pathway to the control center, that is brain, that is hypothalamus. उसके बाद output information sent along a efferent pathway to the effector. अब जैसे effector के पास आएगी तो responses are factors feedback to influence magnitude of stimulus and return variable to homeostasis. और जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है उसमें एक सेट पॉइंट नहीं होता. जिस तरह वी टॉक अबाउट द ऑक्सीटोसिन, तो जैसे ही यूट्राइन कंट्रैक्शन होएगी, स्टिमुलाई जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होएगा उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स होएगा. यूट्राइन कंट्रैक्शन होएगी, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होएगा. अब जैसे यूट्राइन कंट्रैक्शन इनहिबिट होएगी तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीटोसिन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और एट द एंड ऑक्सीटोसिन क्या होगा, इलिमिनेट हो जाएगा. मोर ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड. इफ वी टॉक के कंट्रैक्शन कॉजेस रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दैट इज ऑक्सीटोसिन, मोर ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड. और ब्रेन स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी टू सीक्रेट ऑक्सीटोसिन एंड ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड कंट्रैक्शन. जैसे ही कंट्रैक्शन होएगी ये मैसेज ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन इसको प्रोसेस करेगा और मोर ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड, मोर ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड ताकि यूट्राइन कंट्रैक्शन फोर्सफुली हो और बेबी का जो है उसकी बर्थ हो जाए. ओके, सेम इफ वी टॉक अबाउट द आयरन, इफ वी टॉक अबाउट द एसी, दैट ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये भी अगेन एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर चल रहे होते हैं. और बेटा बुक से मैं डेफिनेटली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बुक में से आप पेज नंबर आप बुक देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ना. आप हर चीज़ बेटा बुक का पेज नंबर भी मैं बता दूँ तो फिर आपने तो नहीं पढ़ना ना.
बेटा फीडबैक मैकेनिज्म उसके अंदर है, अडाप्टेशन उसके अंदर है, होम्योस्टेसिस का जो चैप्टर है वो चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको, और ये आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर है कि होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन होती है बॉडी के अंदर। ओके राइट। इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू हैव अ क्वेरी यू कैन आस्क मी। बाकी दैट वाज अबाउट द लेक्चर कि होम्योस्टेसिस किस तरह मेंटेन होती है, जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम क्या है, जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम और एलोस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस क्या है, एलोस्टेसिस क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म्स क्या हैं, ये किस तरह मैनेज होते हैं, मेंटेन कैसे होते हैं, ये हमने आज डिस्कस किया है राइट। तो इफ रोनल्ड अगर आपके पास फोर्थ की बुक है तो बेटा ये फोर्थ से ही मैं ले रहा हूँ, अगर आप ये पीपीटीज पढ़ लेंगे तो मेरा ख्याल है कि दैट्स क्वाइट एनफ फॉर यू, अगर आपको समझ आ गई है तो वेल ओके। तो टेस्ट का फाइनल कर दीजिएगा अभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके, ताकि मैं टेस्ट को अपलोड कर दूँ। अगर आज देना चाहते हैं तो आज दे सकते हैं, टुमारो फ्राइडे है, फ्राइडे किसी भी टाइम देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वरना सैटरडे वाले दिन आप मॉर्निंग में देना चाहते हैं, इवनिंग में देना चाहते हैं, जिस टाइम आप विलिंग हैं, लेट मी नो। ओके एंड विश यू गुड लक। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।